सो हाय एवरीवन, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वन शॉट रिवीजन सीरीज फॉर सीए इंटर जीएसटी। ये थर्ड पार्ट है और इसके पहले के दो पार्ट की प्लेलिस्ट ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम थर्ड पार्ट चैप्टर चार्ज ऑफ जीएसटी अपन स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड पार्ट चार्ज ऑफ जीएसटी के अंदर थर्ड चैप्टर में सबसे पहले अपन हर बार की तरह एक एनालिसिस कर लेते हैं कि चैप्टर की इज्जत कितनी है इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो लास्ट एग्जाम में 10 मार्क्स का आया था, इसके पहले 5 मार्क्स का, फिर ऑल्टरनेटिव का भी पूछता है और एक आध अटैम्प्ट नहीं पूछता है। बट यस, मेजरली पूछ रहा है। पिछले 6 में से 4 अटैम्प्ट में आया, 5 5 5 और 10 मार्क्स का। अब इसके कंटेंट क्या क्या रहते हैं, बेसिकली चार्ज कैसे लगाना है जीएसटी का वो उसकी बात करता है, बट उस पर क्वेश्चन कम रहता है। चार्ज की एक और वेराइटी होती है जिसका नाम है रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज से पूछता है। और एक स्मॉल बिजनेसमैन के लिए स्कीम होती है कंपोजिशन, ये कंपोजिशन के क्वेश्चन पूछ देता है। तो रिवर्स चार्ज और कंपोजिशन अपन अलग से डील करेंगे, बट इसका जो मेन कंटेंट है ओरिजिनल चार्ज, ठीक है, उसको आप प्यार से बोलोगे फॉरवर्ड या नॉर्मल चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज या तो फिर नॉर्मल चार्ज, इसको अपन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, तो बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट रहने वाला है। ठीक है, और इसी मार्क्स का यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है आपकी हेल्प के लिए। ठीक, चलिए अपन ने ये वाला चार्ट फर्स्ट वाली वीडियो पे एक बार बात की थी लिंकेज के बारे में कि किसी भी ट्रांजैक्शन को जीएसटी किसके ऊपर लगता है भैया, जीएसटी लगता है सेल के ऊपर। ठीक है, सेल को जीएसटी के अंदर क्या बोला जाता है, सप्लाई। सप्लाई बोला जाता है। तो सप्लाई, किसी भी सप्लाई को जीएसटी लॉ में आने के लिए या किसी पर्सन को टैक्स पे करने के लिए क्या क्या चीज़ की नेसेसिटी रहती है या क्या चीज़ हिट करेगा तो वो जीएसटी के अंदर आएगा, उसकी बात पहले वीडियो में आती है। बट उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जी, जो सप्लाई कर रहे हो जिस आइटम का, वो गुड्स और सर्विस होनी चाहिए एज पर जीएसटी लॉ। ओके सर, अब अगर एक गुड्स और सर्विस है तो जो सप्लाई जिस टाइप से कर रहे हो, क्या वो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर है एज पर सेक्शन 7? अगर हाँ तो आप आगे बढ़िए। क्या ये सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस कौन कर रहा है, टैक्सेबल पर्सन कर रहा है। टैक्सेबल पर्सन जिसको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है एज पर लॉ। अगर ऐसा कोई व्यक्ति मतलब बड़ा बिजनेस वाला कर रहा है तो उस केस में आपका टैक्सेबल पर्सन आ गया। ये फर्स्ट 3 कंडीशन लगने पे जीएसटी अप्लाई हो जाता है। ठीक, और अगर एग्जेम्पशन की लिस्ट में वो आइटम कवर नहीं है तो डेफिनेटली जीएसटी अप्लाई होने वाला है। और अगर उस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी अप्लाई हो जाता है, सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी लॉ का स्ट्रक्चर ऐसा है, इसमें जो चार्ज लगाया जा रहा है, लेवी लेवी किया जा रहा है जीएसटी लॉ में, उसमें सबसे पहले चेक करना है कि ट्रांजैक्शन जो है क्या वो विद इन द स्टेट था। जिस स्टेट में सप्लायर है, जिस स्टेट में सप्लायर है वहीं पे रिसिपिएंट है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन ये होगा कि ट्रांजैक्शन होगा इंटर स्टेट, मतलब फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट, जहां पे सप्लायर एंड रेसिपिएंट इन टू डिफरेंट स्टेट्स होते हैं। ऐसा क्यों करना है सर, क्योंकि इसके हिसाब से आप कौन सा वाला जीएसटी लगाओगे वो डिसाइड होने वाला है। अगर ट्रांजैक्शन आपका विद इन द स्टेट हुआ तो इसको आप बोलोगे इंट्रा। क्या बोलोगे आप, इंट्रा। विद इन द स्टेट मीन्स इंट्रा। इंट्रा ट्रांजैक्शन के ऊपर जो भी कमोडिटी पे जीएसटी का रेट लगता होगा वो आधा आधा सीजीएसटी लगेगा और आधा आधा एसजीएसटी लगेगा, हाफ। जैसे सपोज किसी कमोडिटी पे 18% का टैक्स रेट लगता होगा तो 9% आप सीजीएसटी लगाओगे और 9% एसजीएसटी लगा के टोटल आपका 18% होता है, अगर ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट का हुआ। बट अगर ट्रांजैक्शन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर का होता है, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर का होता है, तो इस केस में पूरे 18% से आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी ये कौन कलेक्ट करता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। और जो डेस्टिनेशन स्टेट होगा ना, उसको उसका हिस्सा अलग से वो खुद बांट देगी। इसमें असेसी को या जो टैक्सेबल पर्सन है, जो सप्लायर है, उसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, गवर्नमेंट डायरेक्टली उसको बांट देती है। तो ये डिफरेंस होता है। जीएसटी जैसे ही किसी ट्रांजैक्शन में लगता है, सबसे पहले चेक करिए कि ट्रांजैक्शन कहाँ पे हो रहा है, विद इन द स्टेट हो रहा है कि आउटसाइड द स्टेट हो रहा है। विद इन द स्टेट हुआ सीजीएसटी एसजीएसटी आधा आधा, और आउटसाइड द स्टेट हुआ तो आपको क्या लगाना है, उस केस में आईजीएसटी लगाना है फुल रेट से, जो कि 18% अगर रहा तो अपने एग्जाम्पल वाला। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब जो चार्जिंग सेक्शन है जीएसटी का, जीएसटी की लेवी कैसे होती है, चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 9 जो है उसके हिसाब से जो लेवी करना है, लेवी के अंदर 3 पार्ट्स रहेंगे कि चार्ज कैसे लगाओगे, ट्रांजैक्शन की वैल्यू कैसे होगी और क्या रेट लगेगा। इस तरीके से लेवी होता है जीएसटी का। और अगर लेवी हो गया तो कलेक्शन किससे करोगे। ठीक है, कलेक्शन कौन करेगा और पेमेंट ऑफ टैक्स कौन करेगा। ठीक है, टैक्स कौन पे करेगा, टैक्सेबल पर्सन पे करेगा। जो भी टैक्सेबल पर्सन रहेगा ना वो पे करेगा। ठीक, कलेक्शन अपन लेटर डिस्कस करेंगे बाद के रिवीजन वीडियोस के अंदर। अभी हमें फोकस करना है किस चीज़ के ऊपर, अभी लेवी के ऊपर फोकस करना है अपने को। तो चलिए लेवी के ऊपर फोकस करते हैं।
जीएसटी की लेवी, ठीक है, मतलब जीएसटी अप्लाई कराना है किसी ट्रांजैक्शन के ऊपर, तो पहले अपन ने बात की थी कि वो चीज़ गुड्स प्लस सर्विस होनी चाहिए, अलॉन्ग विद दैट सप्लाई की डेफिनेशन में कवर होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें ओके हो जाती है आपकी, तो इसके बाद आप लेवी में आते हो। आपको चार्ज लगाना है, जैसे मैंने अभी बोला ना कि अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हुआ तो जहाँ वहाँ पे आप सीजीएसटी और एसजीएसटी हाफ हाफ लगाएंगे। और अगर ट्रांजेक्शन आपका इंटर स्टेट हुआ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट वाला ट्रांजेक्शन, तो वहां पे आप आईजीएसटी लगाओगे एट द रेट फुल रेट। फुल रेट पे आप आईजीएसटी लगाओगे, ठीक है सर। अब इसका लीगली या बुक में मीनिंग कैसे लिखा हुआ है? इंटर स्टेट का मतलब लिखा हुआ है वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर, एलओएस, सप्लायर की लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में हो। और यहां पे इंटर में लिखा हुआ है वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड एलओएस एंड पीओएस, प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई टू डिफरेंट स्टेट में है, या तो दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज में होगा, या तो एक जगह स्टेट है और दूसरी जगह दूसरा यूनियन टेरिटरी है। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आ गया तो यहाँ पे फुल रेट से आईजीएसटी लगाओगे। वैल्यू जो निकालेंगे उसके लिए अलग से एक चैप्टर है, उसमें सेक्शन 15 अपन पढ़ेंगे, उसका अलग से रिवीजन वीडियो आ रहा होगा। और रेट कैसे होते हैं जीएसटी के अंदर? मल्टी वैरायटी के रेट होते हैं। इस पर पहले आप टोटल पे फोकस करें, 0% वाला रेट होता है, फिर 0.25% होता है, 3, 5, 12, 18। 18 जो आपका है ना, ये ऑलमोस्ट एवरी कॉमोडिटी पे यही लगता है 18 वाला, ठीक है। फिर कुछ थोड़ी नेसेसिटी रहेगी उस पे ये, और कम नेसेसिटी वाला रहेगा तो ये वाला लगेगा। बाकी ये बहुत रेयर रेट्स है, ठीक। और जो 28% रहेगा ना, वो प्रीमियम आइटम्स पे लगता है। तो सर क्या आपको जीएसटी का रेट याद करने की ज़रूरत है? तो आंसर इज नो, जीएसटी का रेट याद करने की ज़रूरत नहीं, ना अभी ना प्रोफेशनल बन जाओगे तब, क्योंकि इसकी एक लिस्ट होती है। ये लिस्ट आप कभी भी खोल के देख सकते हो जब आपको खोल के देखना रहेगा, या जब आपको रेफरेंस की रिक्वायरमेंट है। और एग्जाम में भी आपसे रेट की वो एक्सपेक्टेशन नहीं करता। अगर क्वेश्चन कोई सॉल्विंग का आ रहा होगा तो आपको जो रेट है, रेट आपको क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में रेट दिया होगा, तो ये बर्डन आपके ऊपर इंस्टीट्यूट ने नहीं डाला है और पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। तो लेवी कराने के लिए तीन चीजें देखते हो किसी भी ट्रांजेक्शन पे। जीएसटी अप्लाई कराना, लेवी का मतलब क्या होता है बेटा? अप्लाई। अप्लाई कराने के लिए पहले आप चार्ज देखते हो, क्योंकि देखो गुड्स और सर्विस हो गया, सबसे पहले प्राइमरी देखना है गुड्स और सर्विस है क्या, यस सर। और अगर सप्लाई की डेफिनेशन में भी कवर हो रहा है, ये दो चीजें हो गई, फिर आप लेवी कराते हो जीएसटी को। लेवी कराने का तरीका, सबसे पहले चार्ज देख लो कि विद इन द स्टेट होगा कि आउटसाइड द स्टेट है। विद इन द स्टेट इंटर ट्रांजेक्शन सीजीएसटी एसजीएसटी एप्लीकेबल, एंड आउटसाइड द स्टेट इंटर ट्रांजेक्शन आईजीएसटी इज एप्लीकेबल। अगर ये दोनों एप्लीकेबल हो जाता है, उसके बाद आप वैल्यूएशन देख लोगे, वैल्यूएशन के रूल्स दोनों के लिए कॉमन रहेंगे। और फिर किस रेट से आपको जीएसटी कैलकुलेट करना है, वो रेट आप बिल में जोड़ोगे, ठीक है। ये सब चीज़ें आप कहाँ पे करोगे? आप जो इनवॉइस बनाओगे ना, इनवॉइस में सबसे पहले आप वैल्यू लिख लोगे, और वैल्यू के ऊपर जीएसटी ऐड करके टोटल पेमेंट आप ऐसा करके बिल बनाओगे। और जो सामने कस्टमर रहेगा, तो जो अपना रजिस्टर्ड पर्सन है या जो सप्लायर है, वो क्या करेगा? ये बिल किसको देगा? ये जो अल्टीमेट रिसिपेंट होगा ना, उसको देगा। ये पर्सन इधर सप्लायर को जीएसटी दे रहा है, और सप्लायर किसको देगा? जीएसटी गवर्नमेंट को देगा। तो जो हम जीएसटी का लॉ पढ़ रहे हैं प्रीडोमिनेटली ये वाले के लिए पढ़ रहे हैं, सप्लायर के एंगल से अपन पढ़ रहे हैं प्रीडोमिनेटली, ठीक। अब अगर इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट को ढंग से समझना है, तो उसके लिए एक मैप में कुछ पॉइंटिंग की हुई है। ये जो मैप है, ये महाराष्ट्र का मैप रहेगा। तो एक स्टेट का दिख रहा है अपने को, तो इसके लिए अपन विथ इन द स्टेट वाला समझते हैं। विथ इन द स्टेट, इसको क्या बोलते थे अपन? इसको बोलते हैं इंट्रा। इंट्रा पे क्या लगता है? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, 50%, 50%। मतलब यहाँ पे 50% मत लगा देना। कॉमोडिटी पे अगर 18 लगता होगा तो 9% और 9% लग जाएगा। तो सपोज करिए कि अपनी जो शॉप है, या जो लोकेशन ऑफ सप्लायर बोल सकते हो आप इसको, लोकेशन LOS, लोकेशन ऑफ सप्लायर है, वो सपोज अपना कहाँ पे है? वो यहाँ पे पुणे में है, ठीक है। पुणे से अगर आप नासिक भेजते हो, या आप औरंगाबाद भेज रहे हो, या आप यहाँ पे अमरावती भेज रहे हो, या यवतमाल भेज रहे हो, ये जितनी भी चीज़ें ये कहाँ पे आ रही है? ये महाराष्ट्र स्टेट के अंदर आ रही है। महाराष्ट्र स्टेट के अंदर है तो मतलब विद इन द स्टेट हो गया। तो ये जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, इसके ऊपर क्या लगेगा सर? सर अगेन रिपीट, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। सिमिलरली दूसरे मैप पे आ जाइए, ये मैप है इंडिया का। इंडिया में सपोज करिएगा कि अपना जो शॉप है वो कहाँ पे है? वो महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र से जब आप सेल करोगे, सपोज रायपुर में सेल कर रहे हो, छत्तीसगढ़ में, या मध्य प्रदेश में सेल कर रहे हो, या आप दिल्ली में सेल कर रहे हो, या आप झारखंड में सेल कर रहे हो, इधर हैदराबाद में सेल करोगे, यहाँ बैंगलोर में सेल करोगे, ये जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके इंटर स्टेट कहलाएंगे। मतलब स्टेट से चीज़ें बाहर जा रही हैं, तो जब भी स्टेट से चीज़ें बाहर जाएंगी,
IGST लगेगा फुल वैल्यू पे, फुल मतलब 18% हो सकता है, ठीक है। तो ये अपना नक्शा हो गया, आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है। ये क्या टॉपिक है सर? डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब ये होता है कि जीएसटी एक्ट में क्लियरली एक चीज़ लिखी हुई है कि कभी भी आपके कंपनी की एक ब्रांच एक स्टेट में है और दूसरी किसी चीज़ की ब्रांच किसी और स्टेट में है, तो दोनों को डीम्ड डिस्टिंक्ट मतलब दोनों को मान लिया जाएगा कि दोनों अलग अलग है। ऐसा क्यों करा रहे हो सर? बिकॉज क्या होता है, जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स रहेगा। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। सो देयरफॉर क्या होता है कि जब आप सामान होल्ड करके रखो एक स्टेट में, तो उसका क्रेडिट उसी स्टेट में पड़ा हुआ है, टैक्स का जो क्रेडिट है उसी स्टेट में पड़ा हुआ है। तो इस सामान का कभी भी मूवमेंट होता है किसी और स्टेट में, तो क्रेडिट को पास कराने के लिए ये लॉ बना हुआ है। डिटेल में और समझाऊंगा, एक बार पढ़ लेते हैं। अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड या इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन वेदर इन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी और मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी शेल इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच सच रजिस्ट्रेशन, जितने भी वो रजिस्ट्रेशन ले रहा होगा, बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के लिए उस पर्सन को अलग मानना है। मतलब मेरी एक ब्रांच और दूसरी ब्रांच कहीं और है, तो वो दोनों प्रैक्टिकली तो एक ही कंपनी के अंदर आती है, बट दोनों को अलग अलग मान लिया जाएगा, दोनों का सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा। पैन नंबर एक होगा, लेकिन जीएसटी नंबर उनको दो दो मिल रहे होंगे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर उनको दो मिलेंगे, या जितने भी ब्रांचेस होंगे सबके सेपरेट रहेंगे। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपनी ब्रांचेस खोलते हो, जितनी भी ब्रांचेस रहेगा उसको डीम डिस्टिंक्ट पर्सन मानना है। इसको डिटेल में और मैप से समझते हैं। सपोज अपना जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री अपना गुजरात में और मध्य प्रदेश में आपका वेयर हाउस है। तो जब आप गुजरात से यहाँ पे ट्रांसफर करोगे वेयर हाउस जो कि दूसरे स्टेट में है, तो गुजरात वाली ऑफिस को आपको सेपरेट ट्रीट करना है फॉर जीएसटी एक्ट, सेपरेट ट्रीट करना है। और ये जो वेयर हाउस है जो हमारा एमपी में, इसको भी आप सेपरेट ट्रीट करोगे फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। और अगर आपने सेपरेट ट्रीट कर दिया और सामान आपका फैक्ट्री से वेयर हाउस में जाएगा, तो सेपरेट ट्रीट करने का रिजल्ट क्या होने वाला है सर? इस ट्रांसफर को अलग अलग पर्सन का ट्रांसफर माना जाएगा और आईजीएसटी इसके ऊपर लग जाएगा सर, क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हो, इंटर ट्रांजैक्शन हो रहा है। और यस, गुड्स और सर्विस होगा, और डिस्टिंक्ट पर्सन को आप भेज रहे हो, रिलेटेड पर्सन नहीं मान रहे, डीम्ड मान लिया गया डिस्टिंक्ट है, तो देयरफॉर जीएसटी अप्लाई हो जाता है। और इसकी वैल्यूएशन कैसे होगी? प्रैक्टिकली आप इसको 0 रुपये पे ट्रांसफर करते हो, बट जो वैल्यूएशन के नियम रहेंगे ना, वो उसको मार्केट वैल्यू पे वैल्यू करा के उसके ऊपर जीएसटी ट्रांसफर करके अल्टीमेट, पता है ये गेम क्या है? ये गेम है कि जो जीएसटी का बेनिफिट पड़ रहता है ना, उसको बोलते हैं क्रेडिट, क्रेडिट बोलते हैं उसको। ये क्रेडिट अभी कहाँ पड़ा हुआ है? ये अभी गुजरात में पड़ा हुआ है। तो अल्टीमेटली इस पूरी चक्री से हो क्या रहा है? क्रक्स ये है कि इस चक्री से जब आपका माल एमपी शिफ्ट हो गया है, तो अल्टीमेटली आपकी क्रेडिट भी एमपी शिफ्ट कराई जा रही है, बिकॉज जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इस पूरी गेम का पर्पस यही था, ठीक। अगेन इसी का एक और एग्जांपल कि सपोज आपकी एक फैक्ट्री है, ये गुजरात में है, और हेड ऑफिस एचओ अपना कहाँ पे है? दिल्ली में है, ठीक। अब एचओ में सिर्फ ऑफिशियल वर्क होता है, अकाउंटिंग वर्क करते हो, वहां से आप कोई सेल नहीं करते, नो सेल नो सप्लाई, ठीक है। तो वहां पे आप बिजनेस नहीं कर रहे हो। तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, यहां पे आपको जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट यहाँ पे जो फैक्ट्री गुजरात में है ना, गुजरात की फैक्ट्री, गुजरात की फैक्ट्री से आप सप्लाई करते हो, बिजनेस प्लेस मानी जाएगी, तो यहाँ पे जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। तो अगर इस केस में भी आप यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करोगे, तो इसको इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स माना जाएगा। और यहाँ पे भी क्योंकि ये दोनों अलग अलग स्टेट में है, भले एक ही व्यक्ति की हो, अगेन इट इज अ डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन मान लिया जाएगा। तो ट्रांजैक्शन पे जीएसटी का ट्रांसफर लगाया जाएगा। तो विद दिस अपना जो बेसिक पार्ट है वो ओवर होता है। अपन ने अभी तक क्या क्या सीखा? अपन ने अभी गुड्स और सर्विस सीखा, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। सर्विस होता है एनीथिंग अदर देन गुड्स, ठीक है। फिर हमने सप्लाई सीखा, सप्लाई के अंदर कुछ चीज़ें कंसिडरेशन वाली सीखी थी, कुछ चीज़ें विदाउट कंसिडरेशन वाली सीखी थी। एक शेड्यूल ये भी था कि किसी चीज़ को सप्लाई नहीं मानना है, उसकी एक लिस्ट थी। और एक और शेड्यूल था जिसके अंदर अपन ने ये सीखा था कि किसी चीज़ को पर्टिकुलरली गुड्स का सप्लाई बोलोगे या तो फिर इसको सर्विस का सप्लाई बोलोगे। इसके बाद अभी आप ये पढ़ रहे हो कि जहाँ पे सप्लाई लग चुका है, लेवी लग चुकी है जीएसटी की, तो लेवी किस पर्पस है और कैसे लगाना है? लेवी लगता है, डिपेंड करता है कि विद इन द स्टेट का ट्रांजैक्शन है या आउटसाइड द स्टेट का ट्रांजैक्शन है, उसके बेसिस पे आप लेवी करोगे। विद इन द स्टेट रहा तो सीजीएसटी एसजीएसटी आधा आधा,
और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट का ट्रांजैक्शन रहा तो वहाँ पे आप IGST लगाओगे। एक और चीज़ अपन ने इस रिवीजन क्लास में पढ़ी जिसमें डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जहाँ पे एक ही कंपनी, प्रैक्टिकली एक ही कंपनी या एक ही ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, बट उसका अगर दूसरे स्टेट में दो मल्टीपल स्टेट्स में वन और मोर, टू और मोर स्टेट्स में अगर उसका ब्रांचेस है तो उस ब्रांचेस को डीम्ड डिस्टिंक्ट मतलब डीम्ड मान लिया जा रहा है कि वो अलग अलग है। और अगर अलग अलग है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप स्टॉक ट्रांसफर भी करते हो तो उस पर GST की लेवी हो रही है। इस गेम का पर्पस क्या है कि जो बेनिफिट यहाँ पड़ा हुआ है, GST का क्रेडिट पड़ा हुआ है एक स्टेट में, उसको डेस्टिनेशन स्टेट में ट्रांसफर कराने के लिए ये पूरी गेम की गई है। ठीक है, तो विद दैट अपना ये वाला रिवीजन कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के अंदर एक और पार्ट है RCM और कंपोजिशन। इसको अलग से सेपरेट रिवीजन वीडियो में रिकॉर्ड करके आपको यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा और इसी आई बटन वाली प्लेलिस्ट के अंदर वहाँ पे डाल दिया जाएगा। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा ना तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले रिविजनरी वीडियो में। सी यू, बाय एवरीवन।